ये हमारा प्रकल्प बिल्कुल वैचारिक प्रकल्प है, जिसमें हमारे साथ देश के वैचारिक और वैचारिक चिंतक जिनका प्रत्येक विषय में, देश की, समाज की प्रत्येक विषय में अपना एक विचार होता है, अपनी एक दृष्टि होती है, अपना एक दृष्टिकोण होता है। नेत्र तो सबके पास होते हैं, सामान्य व्यक्ति के पास भी नेत्र होते हैं, लेकिन दृष्टि और दृष्टिकोण हर किसी के पास नहीं होता है। तो आज हमारे मंच पर बड़े ही प्रबुद्ध और अपने हर विषय में अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले वैचारिक प्रबुद्ध हमारे सभी वक्ता उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हमारे मंच पर आज उपस्थित हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, देश के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, आदरणीय हमारे विजय तिवारी किसले जी, जो किसी भी परिचय की जिनको आवश्यकता नहीं है वो सुपरिचित। नमस्कार। और बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। और आप प्रत्येक विषय पर अपना विचार रखते हैं, इसके साथ साथ आप व्यंग्य भी करते हैं, सामाजिक विसंगतियों पर आपके व्यंग्य हैं, समीक्षाएं हैं, आप पुस्तकों की भूमिकाएं भी आप लिखते हैं, लेख आलेख भी लिखते हैं और वो प्रसारित भी होते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप साहित्य से जुड़े हैं, जहां आप कविता, गीत, गजल सभी कुछ लिखते हैं, कहानियां सभी कुछ लिखते हैं। और इसके साथ साथ आप पत्रकार हैं। पत्रकार की दृष्टि कितनी पैनी होती है हम सभी जानते हैं। समाज के किसी भी गतिविधि को लेकर पत्रकार की दृष्टि हमेशा वो सजग रहता है, हमेशा वो जागरूक रहता है। तो ऐसे हमारे साथ आदरणीय विजय तिवारी किसले जी हैं। तो मैं आज आपका स्वागत करती हूँ, मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का विषय जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वास्तविक बुद्धि संग कृत्रिम बुद्धि की प्रासंगिकता। आज हम देखते हैं हम अपनी कृत्रिम बुद्धि पर अधिक निर्भर रहते हैं अपनी वास्तविक बुद्धि की अपेक्षा। तो वो कृत्रिम बुद्धि की क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, और वास्तविक बुद्धि का ये विकल्प हमारे पास कैसे आया, हम देखते हैं हर विभाग में। नमस्कार, हमने शुरू कर दिया क्योंकि आज बहुत टाइट शेड्यूल है, इसलिए समय से हमने प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरह विषय हमारा है आज का, वास्तविक बुद्धि संग कृत्रिम बुद्धि की प्रासंगिकता। आज के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा विषय है। और इसी बीच हमारे साथ ग्वालियर की हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्य धरा से हमारे बीच, आपका माइक म्यूट है शकुंतला जी। शकुंतला तोमर जी हमारे बीच आ गई हैं, तो बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। राम 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 बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइक म्यूट है तिवारी जी का भी। तो जी राम राम। सूक्ष्म परिचित हूँ, यद्यपि वो भी किसी परिचय की उनको आवश्यकता नहीं है, सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य हैं। और उनका क्या, वो साहित्य, संस्कृति और समाज तीनों क्षेत्रों से वो जुड़ी रहती, तीनों में उनका सक्रिय योगदान रहता है। बहुत व्यस्त रहती हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, शिक्षिका हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ राजनीति से भी जुड़ी रहती हैं। बड़ी लोकप्रिय कुशल वक्ता हैं, कुशल नेत्री हैं, और समाज और देश की हर गतिविधि पर आपकी नजर रहती है और आपका अपना दृष्टिकोण रहता है। तो ऐसी हमारी परम विदुषी शकुंतला तोमर जी हमारे मध्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत करती हूँ। और आज का विषय आप सबको पता है, तो मैं जो है वार्ता को प्रारंभ करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय तिवारी किसले जी को कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें, जैसे कि कृत्रिम बुद्धि और हमारी वास्तविक बुद्धि। जैसा हम सभी जानते हैं, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, वास्तविक बुद्धि का क्या हम सभी जानते हैं कि मानव बुद्धि जो हमारी स्वाभाविक है, मानव बुद्धि का स्वागत है। मस्तिष्क बहुत दिनों बाद आपके साथ संयोजन का अवसर मिला है जी। तो वास्तविक बुद्धि संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग रहता है, और जो कृत्रिम बुद्धि है उसको मशीनी बुद्धि कहते हैं। जो मशीनी बुद्धि है, मानव द्वारा प्रदत्त जो हमारे आंकड़े होते हैं या जो हमारी दिशा निर्देश होते हैं उन पर जो चलती है वो होती है कृत्रिम बुद्धि। लेकिन आज मानव बुद्धि कृत्रिम बुद्धि पर अधिक निर्भर है, तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत करती हूँ सबसे पहले विजय तिवारी किसले जी का, आप आइए। और मंच के पार राधा
राधा कौशिक तो नहीं है, मंडोली राधा मंडोली जी की उपस्थिति है, स्वागत करती हूँ। और तन्नू डांगी जी उपस्थित है मंच पर, हार्दिक स्वागत है, वंदन है। तो आइए विजय तिवारी किसरे जी के विचार सुनते हैं इस विषय पर। स्वागत है। जी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहूंगा कि श्री सत्य संदेश एक संकल्प जो संस्था है, बहुत ही उत्कृष्ट और जनोपयोगी और साहित्यिक संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने अच्छे सार्थक काम कर रही है कि जिससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग इसको जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसमें ये बड़ा अच्छा इसका स्लोगन है कि तथ्य की परिधि में कथ्य और तर्क की परिधि में सत्य, कि इसके अंतर्गत जो यानी ये वाक्य को ही चरितार्थ करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में जो विषय है, आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक बुद्धि संग कृत्रिम बुद्धि की प्रासंगिकता, एकदम नया विषय है, बहुत ही नया विषय है, जिस पर चर्चा बहुत गहन होना अनिवार्य है आज के परिवेश में, जनमानस में। जनमानस क्या, अभी तो प्रबुद्ध वर्ग से लेकर सभी लोग क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, तो बहुत जरूरी है इस पे चर्चा करना। और आज हमारे साथी आदरणीय अशोक मिश्र जी शायद लेट हो रहे हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी छोटी बहन आदरणीय शकुंतला जी हमारे साथ में हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पटल की संस्थापिका और विषय प्रवर्तिका माननीय कुसुम सिंह जी अविचल उपस्थित हैं और उनके निर्देशन में, उनके संचालन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं इस संस्था के, इस पटल के, इस ग्रुप के, इस पेज के मैं आधार स्तंभों की भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर रमा सिंह जी हैं, हमारे अग्रज डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी हैं, हमारे अनुज भाई भूदत्त शर्मा जी हैं और इस पटल से जुड़े हैं धवल प्रताप सिंह जी। इन सबकी मेहनत रहती है, जो इसके आधार स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि इनकी मेहनत से ही ये पटल इस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। विषय की बात करें तो वर्तमान में कृत्रिम बुद्धि जिस तरह से हमारे कार्यों और व्यवसायिक जगत को बदल रही है, इससे नए नए अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का क्षेत्र बढ़ रहा है। आज हर तीसरा यूरोपीय देश एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्वीकार कर रहा है। नए व्यवसायियों के लिए एआई सबसे अच्छे मित्र के रूप में उभरा है। एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धि या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से कम मेहनत, कम लागत और उन्नति और आशातीत उपलब्धि इससे प्राप्त करने की आशा जगी है इस आईए के द्वारा। हम देखते हैं रोजमर्रा के कार्यों से लेकर, चाहे वो लेखन हो, शोध हो, अनुवाद हो, इसमें अपेक्षित कार्य सूची तैयार करने में भी सहायक हो रही है। हम लेखन की बात करें तो निश्चित रूप से, जैसे कि हम जानते हैं एआई अर्थात ये डाटाबेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। जो डाटा हम उसको फीड करते हैं, मानव मस्तिष्क या मानव के द्वारा जो डाटा इसमें किए जाते हैं और उसी आधार पर ये काम करती है। तो इसमें हम यदि फीड कर दें कि हमको एक लेख लिखना है, आप उसको विषय बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, वो आपको लेख लिख के तैयार कर देगा। आप एक पेज का बोलेंगे हमको एक कविता लिखना है इस विषय पर, वो कविता लिख देगी। अनुवाद आजकल हम गूगल ट्रांसलेटर वगैरह बहुत सारे ऐप्स हैं, उसके माध्यम से अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद भी हो सकता है इसका। इस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि वास्तविक बुद्धि अर्थात मानव मस्तिष्क का 100% विकल्प नहीं है ये, क्योंकि मानव मस्तिष्क की कोई शानी है ही नहीं और उसका कोई स्थान ले भी नहीं सकता। मदद जरूर हो सकती है लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर भी मानव प्रयासरत तो है कि हम अधिक से अधिक ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि जिससे हमारी मानव मस्तिष्क की निर्भरता कम हो सके। तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँ, धरा के हर मानव की अपनी बुद्धि और सोच होती है। यह बुद्धि एक ही स्थान, एक ही समय में अलग अलग होने पर, माने अलग अलग व्यक्ति रहेंगे और अलग अलग होने के साथ
बहुकोणीय नजरिया, पूर्ववर्ती परिस्थितियों, आगामी परिणामों एवं सामने वाले व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव एवं अनुभव पर निष्कर्ष ले पाने में सक्षम है, जो एआई नहीं कर सकता। ये मानव मस्तिष्क की बात है कि एआई तो उसकी सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता, लेकिन सहायक जरूर हो सकता है। लेकिन बदलते परिवेश में हम कह सकते हैं, और इन बदलती जो परिस्थितियां आ रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, हम किसी जमाने में सुई के लिए तरसते थे, आज एरोप्लेन से लेके हम सैटेलाइट, चाहे वो चांद हो, मंगल हो, सूर्य की तरफ हमारे चंद्रयान, सूर्ययान जा रहे हैं। कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो इसमें बदलते परिवेश और जो हमारी आवश्यकताएं भी बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। एक जमाने में बैलगाड़ी से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितना समय लगता था, आज ऐसा लगता है कि मुझे कानपुर जाना है तो मैं आज एयरप्लेन से बैठ के मैं कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकता हूं, लेकिन पिछले जमाने में कानपुर जाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता था। ये टेक्नोलॉजी तो है। तो इसमें कृत्रिम बुद्धि की जो उपयोगी व लाभप्रद प्रासंगिकता के समर्थक तो हैं हम, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लेकिन मानव मस्तिष्क अर्थात वास्तविक बुद्धि के बिना सामाजिक सरोकारों एवं दिनचर्याओं का व्यवस्थित चलना संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि उन्नत तकनीकें हमारे आदर्श जीवन को आगे ना बढ़ाकर उसे मानवीय मूल्यों में गिरावट ही लाएंगी। ये मेरा मानना है कि हम इसमें ये कहने का आशा मेरा ये है कि आदर्श जीवन का मतलब हमें विकास के ऐसी बातों से नहीं है कि हम अपने माँ बाप, रिश्ते और हम किसी का आदर, अदब, सत्कार, नमन करना, प्रणाम करना भूल जाएं। ये एआई से संभव नहीं है। तो मानव मूल्य आदर्श जीवन के लिए घातक तो है एआई, इसमें दो मत नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक बुद्धि कृत्रिम बुद्धि की प्रासंगिकता की बात करें तो सर्वप्रथम हमें यह जानना परम आवश्यक है कि आखिर इसकी गहनता से या विस्तार पूर्वक कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। ये वैसे इसके बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि ये कृत्रिम बुद्धि 75 वर्ष पहले से, यानी 50 से लेके 55 सन 1950-1955 के पूर्व इसका उपयोग शुरू हो गया था। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हमारे जॉन मैकार्थी हैं, जो उन्होंने सबसे पहले उनको जनक माना जाता है, एआई का जनक माना जाता है, और उन्होंने इसको शुरुआत की थी। एआई मानव मस्तिष्क जनित तर्कों के आधार पर कार्य करने वाली वैज्ञानिक अभियांत्रिकी है। यह ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह मानव मस्तिष्क सोचता है। समस्याओं के निराकरण की बात हो, उस समय भी सीखेगा वो। निर्णय आदि लेने की बात हो, तब भी वो निर्णय लेता है। अगले 20-25 वर्षों में इसे मानव मस्तिष्क से तेज बनाना और मशीनों की गड़बड़ी स्वयं सुधारने में सक्षम बनाने के लिए भी मानव प्रयासरत है। वो ये चाहता है कि हम ऐसी तकनीकी लाएं जिससे कि मानव को कम से कम काम करना पड़े, कम से कम बुद्धि लगाना पड़े। और मैं तो सीधा बोलूं कि वो एकदम सीट पर बैठ के वो बैठा रहना चाहता है और मशीनों को वो केवल आदेश देना चाहता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं मैं कि वो ये एआई निश्चित रूप से मानव को आलसी बनाना चाहता है। आई अब आलसी बनेंगे, ये मेरा मानना है। और अब आलसी तो बनाएंगे, लेकिन हम इनको किन किन क्षेत्रों में इनका हम उपयोग कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। एआई इतनी विस्तार बृहद रूप से आगे आने वाली है कि हम इसको हेल्थ केयर सेक्टर में इसका उपयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। हम नए इसके अनुभव इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि तर्कशील रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम कर सकते हैं, शिक्षा के नए विषय हो, हम पूरे सिलेबस से हो या विषय हो, कोई भी हम इसमें कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी यही हाल है, कृषि क्षेत्र में भी एआई का उपयोग किया जाता है। वित्तीय लेन देन में तो सबसे ज्यादा, वित्तीय लेन देन की बात करें हम, जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं और हमको डाटा किसी के लॉस हो रहा है, डाटा, इन सारी चीजों पर ये वित्तीय लेन देन में
और बड़े से बड़े डाटा, अब मान लीजिए हमारा 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी के कोई एक डाटा निकालना है हमें, तो हम यदि मैन्युअली करेंगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन एआई कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों में वो डाटा निकाल के दे सकती है। इसी तरह मार्केटिंग और विज्ञापन, आप देखिए ना, एक विज्ञापन एआई के माध्यम से उन्होंने एक ऑनलाइन एक चैट व्यवस्था कर दी है। वो चैट व्यवस्था आप उसी से, वो मानव बैठता नहीं है, वर्चुअल रहती है और आप उससे बात करते रहते हैं, वो आपको सारे जवाब देता जाता है। एक दवाई है, 2 दवाई है करके वो पूरा का आप देखिए। ये आखिर इंटेलिजेंसी की ही बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें हम। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी यही हाल है, कितनी देर में वो पहुँचेगा, क्या-क्या इसमें ले जाया जा सकता है, कब कैसे ले जाएगा, हमारे लिंक कैसी है। इसी तरह से साइबर सुरक्षा की बात तो हम चूँकि अंतरजाल से जुड़े हुए हैं और साइबर में आज हमारे बैंक में जो पैसे रहते हैं, हम लोग तो नौकरी पेशा वाले हैं, बड़ी मुश्किल से कमाया है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिली है हमें और पेंशन ही साइबर क्राइम के नेट के चक्कर में वो भी चली जाए तो हम तो ज़ीरो हो जाएँगे। तो ये क्राइम में कितना डर लगा रहता है, ज़रा सोचें आप, साइबर क्राइम, और ये केवल और केवल एआई की बदौलत हमें इतना डर बैठ गया है। यदि मैनुअल हम अपने घर में पैसे रखें तो केवल चोर से डर लगता है, हम पहरेदारी करेंगे तो हमारी चोरी नहीं होगी। लेकिन ये साइबर क्राइम वाले कब क्या कर जाएँ हमें नहीं मालूम। आपकी कौन-सी बात, कौन-सा एक छोटा-सा आपकी भूल, छोटी-सी त्रुटि आपको लाखों करोड़ों रुपयों से वो कर सकती है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो है सैन्य सुरक्षा की बात करूँ, देश की सुरक्षा की बात करें। आज देखिए ना, एक यानी इंटेलिजेंस यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवा से हवा में मार कर सकते हैं हम। हम ये पता लगा सकते हैं, हम यहाँ से इसकी वायु ऐसी चल रही है, ऐसा चल रहा है, हम यहाँ से कोई चीज़ रॉकेट दागेंगे तो वो जाके ईरान, इराक या अमेरिका यानी 50,000 किलोमीटर दूर, 5,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है? और जब एआई जब और सक्षम होगी तो पता नहीं हम क्या कर पाएँगे। तो इस तरह से हम ये इसके क्षेत्र हैं। और यदि हम अन्य लाभों की बात करें, तो उन्नत तकनीक आएगी, तो आधुनिक उत्पाद एवं सेवा में हमें जो सेवाएँ मिलेंगी हमें उन्नत तकनीक से। जीवन चैट करके जैसा हमने बताया कि हम बहुत सारी चीज़ें बिना किसी मैनुअल के हम ये कर पाएँगे और इसमें यथार्थवादी पाठ, चित्र, संगीत व उन्नत मीडिया का निर्माण कर सकते हैं। हमें यदि कोई उत्पाद बेचना है तो हम अच्छी से अच्छी चीज़ें हम उसमें, और संगीत की बात करें तो हम संगीत, अच्छे से अच्छा संगीत दे सकते हैं। किसी भी विषयों, वस्तुओं एवं परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि हम यदि डाटा भेजें कि ये डाटा है इस वस्तु के या इस विषय के, तो इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो वो ये पूरा उसका विश्लेषण करके ये बता देगा एआई के माध्यम से कि इसमें कितना लाभ होने वाला है, कितना। एआई धोखाधड़ी के मामलों में जैसा मैंने बताया, और श्रम की बचत तो होगी ही और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। और जैसा कि बताया मैंने कि ये जो जैसे वर्चुअल चार्ट की अभी बात करी, तो एक तरफ तो फ़ायदा है कि हम बिना मैनुअल के कर सकते हैं, लेकिन इसकी हानियाँ भी तो हो जाएँगी। कितने नुकसान हो सकते हैं इसके, जैसे वर्चुअल चार्ट की बात करें हम। और फिर हम ये देखें कि ये जब मशीन रहेगी, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी, निष्पक्षता पर संदेह होगा। वो तो लिखा है आपके बारे में, वो अपने उसके अनुसार वो अपना जवाब देगी, निष्कर्ष निकालेगी, हैं? और निजी सुरक्षा पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर पर हम देखें, कंप्यूटर पे यदि हमने कोई एक हमारे अकाउंट नंबर है, कुछ है, तो उसमें सिस्टम पे तो हम सारे डाटा रखते हैं और डाटाबेस ही है ये टेक्नोलॉजी। तो डाटा हमारा चुराने में आजकल तो एक फ़ोन करते हैं, एक थोड़ा-सा एकदम साइबर वाले जाते हैं, एक छोटा-सा मैसेज भेजते हैं और आपका सारा पैसा, सारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो आप देखें, और तो आप देखें, अब मान लीजिए एक एक बड़ा अजीब घाटा होता है। हमें लग रहा है कि कैसे घाटा होता है? भाई टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी पैसा भी तो लगेगा। आज P1, P2, P4, AI वगैरह i3, ये ऐसे एकदम सिस्टम, विंडो सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, तो हमें अपडेट करके हमें भी उन्नत किस्म के हमको मटेरियल या हमको वो सामान या हमको टेक्नोलॉजी हमको भी करना पड़ेगी। और जब उन्नत टेक्नोलॉजी लाएँगे तो उसमें बिना पैसा के तो संभव नहीं है ये। तो उसमें हमें वो करेंगे तो उससे क्या होगा?
उससे भी तो प्रशिक्षित लोग जो होंगे उनको भी तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और जब प्रशिक्षण देंगे, उन्नत तकनीक लाएँगे तो महँगा नहीं हो जाएगा? तो महँगापन कौन आज़माएगा, इसकी बात करें। मानव नौकरियाँ कम होने लगेंगी, जहाँ पर 50 आदमी काम करते थे, 2 मशीनें लगा दी जाएँगी तो वो मानव बेचारा क्या करेगा? ये भी तो उसमें एक हो जाएगा। इस तरह से इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, कि आवाज़ों, चित्रों और वीडियो आदि को संपादित करके, परिवर्तित करके उन्हें हूबहू अन्य सामान बनाने, छल, धोखाधड़ी, अन्य अपराधों में इसका उपयोग किया जा सकता है। आपके फ़ोन पर आवाज़ आएगी कि आपके पति बोल रहे हैं या पत्नी बोल रही है, और आप उसके हर आदमी इतने इंटेलिजेंट हो नहीं, वो उसकी बातों में आके वो आपको वो पासवर्ड बता देगा, कुछ भी कर देगा। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि मोदी जी का एक फेक वीडियो बना हुआ था, जबकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। तो हूबहू आवाज़ की कॉपी, हूबहू चित्र बनाना, ये सारी चीज़ें, ये इसकी हानि तो होना ही है। नकली आवाज़ और साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें, इसमें बढ़ोतरी तो होगी, धोखाधड़ी होगी, बढ़ोतरी होगी, अपराधों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी कि हम सोच नहीं पाएँगे कि क्या हमारे साथ में हमारे बाजू वाला बैठा हुआ है और हमारे एक झलक लेके, पासवर्ड लेके और कुछ लेके वो हमें वो कर सके। तो इस तरह से एआई के कारण जो बच्चों, एक और महत्व कितनी एक हमारी मानवीय संवेदनाओं, मानवीय रिश्तों से जुड़ी हुई बात है कि एआई के कारण जो बची-खुची मानवीय संवेदनाएँ हैं, वे और परिवेश में क्षीण हो जाएँगी। इस परिवेश में, जबकि जो एआई वाला परिवेश होगा, उसमें मानवीय संवेदनाएँ सारी क्षीण होने लगेंगी, और आज के जो घटते हुए संबंधों की बात है, वह उस मशीन युग में समाप्त होने की कगार पर होगी। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, मशीनों में आज भी भाव नहीं डाला जा सकता इंसानों जैसा। तो अब बताइए, हम इनकी बात करें कि मशीन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्या मशीन हूबहू मानव के अनुसार काम करती है? अंत में मैं कुछ और 2-4 बातें संक्षिप्त में 1 आध मिनट में बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि वास्तविक बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि की प्रासंगिकता पर इस तरह एक दृष्टि से जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उसके दुरुपयोग की बात आती है। वहीं दूसरी ओर एआई हमारे जीवन जगत और भौतिक दुनिया को इतना समृद्ध बना देगी, जिसकी आज तक हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह भी संभव है। लेकिन मेरा मंतव्य फिर भी यही है कि एआई के चलते आने वाले दशकों में मानवता, परोपकार, रिश्तों व पारिवारिक मूल्यों में गिरावट का ग्राफ बहुत नीचे पहुंच जाएगा। जहां मानव आपसी भाईचारे और संबंधों का गला घोंटते नजर आएगा। आज का विषय बहुत गंभीर है, इस पर गहन चर्चा और व्यवहारिक हमको आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है, व्यवहारिक बातों की भी आवश्यकता है। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि हर एक विषय की बात लें, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। कुछ हानियाँ होती हैं, कुछ लाभ होते हैं। यदि हम बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से और विश्वास से और मानवीय दृष्टिकोण से हम उसका उपयोग, जिस तरह के एटम बम की बात करें, हम उसको केवल लाभ के लिए, एनर्जी के लिए किया गया था आविष्कार, लेकिन उसके बुरे परिणाम सामने आए हैं। ऐसे ही एआई का यदि हमने सोच समझ के इस पर अंकुश लगाते हुए इसका दुरुपयोग ना किया जाएगा, तो एआई बहुत अच्छी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी मदद ही करेगी। लेकिन यदि इसका जहां भी दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग होना सुनिश्चित है, और दुरुपयोग होगा तो मानव के लिए सारी चीजें घातक होगी, मेरा यही मानना है। और मैं चाहूंगा कि इस पर हमारी आदरणीय बहन जी अविचल जी इस पर कुछ और प्रकाश डालेंगी, वो अपने मंतव्य व्यक्त करेंगी। जी, बड़े ही बहुत सारगर्भित। शानदार भाई साहब, आपने इतना विस्तार में और लगभग सारी ही चीजें पटल पर रख दी। मैं सोची मेरे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। बड़ा सार्थक, जितना सार्थक विषय था, उतने ही आपका सार्थक उस पर अपने विचार रहे। आपने जो बात कही कि वास्तविक बुद्धि का विकल्प हमारी कृत्रिम बुद्धि नहीं हो सकती, निसंदेह ये नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि जो है हम हमारी वास्तविक बुद्धि का जो जो फीडिंग होती है, जो हम उसमें इनपुट करते हैं, उसी का आउटपुट हमारी कृत्रिम बुद्धि होती है, हम सभी जानते हैं। उसका अपना ना कोई विवेक होता है, ना उसकी अपनी कोई बुद्धि होती है। तो इस तरह ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन एक मानव मूल्यों की आपने बात की, निसंदेह मानव मूल्य भी प्रभावित होंगे, हमारी जो बिल्कुल निर्भरता जो हम अपनी आर्टिफिशियल जो अपनी इंटेलिजेंस पर करते हैं, कृत्रिम बुद्धि पर, तो मानव मूल्य भी हमारे उससे प्रभावित हो रहे हैं। हम देखते हैं आज सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है समाज में। और आपने बताया कि आलसी बनाती है, निसंदेह हमारा हम थोड़ा-सा शॉर्टकट चलने लगे हैं।